हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डेरिवेशन के बारे में हम सीखने वाले हैं। उसको तीन तरीके से हम डेराइव करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड मेथड या फिर उसको कैलकुलस मेथड भी बोल सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ती है जब भी न्यूटन की इक्वेशन कहाँ पर लागू होती है? जहाँ पर एक्सेलरेशन जो मोशन है हमारा उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि जो गाड़ी चल रही है उस पर लगने वाला फोर्स हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो उसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आता है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो जब कार चलती है तो उस समय हमारा जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आता है वो क्या आता है? एक कांस्टेंट या फिर मैं कहूँ कि एक स्ट्रेट लाइन आता है। हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो। अगर एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं तो उस पोजीशन में क्या आएगा? बिल्कुल हमारा एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा। ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ तो यहाँ पर एक कर्व आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस समय का हमारा जो ग्राफ होता है, जैसे यहाँ पर 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर रखा है, तो इस समय का ग्राफ देखो हमारा कैसा दिखा रहा है। ये चेंज हो गया तो ये वाला ग्राफ हमारे एक्सेलरेशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इसकी स्लोप चेंज होती रहती है बेसिकली। तो ये चेंज कैसे होती है, ये कैसे यहाँ पर आ रहा है, ये सब कुछ हम ग्राफिकल मेथड से भी और वैसे भी समझने वाले हैं। तो मैंने बताया अभी अभी डेरिवेशन हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का उसका अलजेब्रिक, ग्राफिकल और कैलकुलस मेथड से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तीनों मेथड को यहाँ पर शामिल करेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे कि सबसे फर्स्ट मेथड के यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं जो कि है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या होगा कि ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, एक ब्लॉक है हमारा जो कि फर्श पर रखा हुआ है, इसको फोर्स लगाता है। तो फोर्स की वजह से क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। मान लिया कि इसमें एक्सेलरेशन जो आ रहा होगा वो ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आ रहा होगा? एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सारी टर्म्स। ए हमारा क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। जो फोर्स यहाँ पर लगा रहा होगा ये बच्चा उसकी वजह से आ रहा होगा। मान लिया कि जो t इक्वल टू जीरो है, हमारा टाइम जब स्टार्ट होता है तो उस समय हमारा यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये u, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं हम। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, यही टर्मिनोलॉजी आगे भी यूज करने वाला हो तो इसको ध्यान में रखना है। वेलोसिटी t किसी टाइम पर, कोई टाइम हो जाता है हमें पता नहीं है, कोई टाइम जनरल ले लेते हैं हम t समय पर। तो v यहाँ पर हमने क्या ले लिया? फाइनल वेलोसिटी। वो v हमें यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं फॉर्मूले के द्वारा, फाइनल वेलोसिटी। और उसी के लिए हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर टर्मिनोलॉजी कि यहाँ पर क्या क्या ले रहे हैं हम। एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t यहाँ पर हमारा फाइनल टाइम आ जाएगा, फाइनल टाइम। अब एलजेब्रिक मेथड क्या कहता है कि हमें एक कंसेप्ट पता है और कंसेप्ट हमारा क्या है वो लिख देता हूँ, वही इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या कहता है कि कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन हुआ, जो भी न्यूटन की यहाँ पर इक्वेशंस यहाँ पर बन रही है वो किसके लिए होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही होती है। यहाँ पर चेंज एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होता है। ये एक्सेलरेशन जहाँ पर होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है, या फिर जीरो एक्सेलरेशन, जो कि जीरो एक्सेलरेशन भी एक तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। तो न्यूटन की इक्वेशंस वहीं लागू होगी जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो हमारा। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें ये कंडीशन तो पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ए डबल सी एन लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए हमारा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और टाइम कितना लगा उसे। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब आपको, आपने जनरली ये भी देखा होगा कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से भी इसे लिख देते हैं। तो डेल्टा यहाँ पर जो बताता है वो क्या बताता है? चेंज बताता है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यहाँ पर क्या हो गया? हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें पता है कि डेल्टा वी, इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? फाइनल वेलोसिटी हमारी v थी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, तो v माइनस का u आ गया। ठीक है, v में से u गया, यहाँ पर हमारा चेंज बता देगा, तो v माइनस u हो गया। और टाइम में चेंज कितना हुआ? जीरो से स्टार्ट किया था, t तक गया, तो t माइनस का जीरो का डिफरेंस ले लिया, तो t माइनस जीरो आ गया यहाँ पर। अब इसको अगर आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाता है? v माइनस यू बाई एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस का u डिवाइड बाई t। हमारा यहाँ से निकल के आया, अगर t यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस तरफ तो v माइनस का u इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ए टी इक्वल टू वी माइनस का u आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आगे भी सोल्व करेंगे हम तो कैसे करेंगे? ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो इस तरफ लिख देता हूँ, ये v इस प्रकार लिख देता हूँ। ठीक है, और u को हम इस तरफ ले जाते हैं या फिर v को
u को इस तरफ ले गए तो ए टी, और ये u इस तरफ आ गया तो ये नेगेटिव था, तो इस तरफ आया तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो u प्लस का ए टी इक्वल टू वी हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या है, u प्लस का ए टी। तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन आई है निकल के, वो क्या आई है, v इक्वल टू u प्लस का ए टी, और ये ही हमारा फाइनल इक्वेशन होगा जो कि न्यूटन के मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने एलजेब्रिक मेथड से इसे कैलकुलेट करना सीख लिया। सिंपल सा था, आपको क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम करना, और फिर उसके बाद v माइनस यू डिवाइड बाई टी रख के और उसको कैलकुलेट करना है, तो v इक्वल टू यू प्लस का ए टी आ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि एलजेब्रिक मेथड में हमें चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम करना है, और वो स्टैंडर्ड मेथड हो गया। अब बात करते हैं हमारे ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, सेम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ पर फोर्स लगा हमारा F, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, t इक्वल टू 0 टाइम, और t इक्वल टू कोई किसी समय t सेकेंड पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, तो मान लिया कि स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पर है, किसी पोजीशन ये पे है। ठीक है, उस समय हमारी जो वेलोसिटी है, यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे। तो देखो t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0 का पॉइंट है। t इक्वल टू 0 पे हमारी जो वेलोसिटी है u है, इनिशियल वेलोसिटी। और t इक्वल टू फाइनल हमारा जो है, किसी समय t पर हमारी जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, v। t पर v हो जाती है, तो t पर ये v पॉइंट आ गया, v वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो t टाइम पर जो वेलोसिटी हमारी v के इक्वल है, और t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी हमारी u के इक्वल है, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन अगर हमारा कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को डराइव करना है, और वो कैसे कर सकते हैं। ग्राफ क्या कहता है कि ग्राफ हमारा कहता है, इसमें सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारी ये प्रवणता जो हिंदी में बोलते हैं या फिर इसको स्लोप बोलते हैं इंग्लिश में, ये स्लोप इक्वल टू हमारा, अगर ये थीटा है, यहाँ से ऐसे अगर मैं देखता हूँ हॉरिजेंटल और इस लाइन के बीच में अगर एंगल हमारा थीटा है, तो ये हमारी m होती है, और ये स्लोप होती है, m स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये निकल के आता है। अब हमें पता है कि अगर m स्लोप है, टेन थीटा के इक्वल है, तो टेन थीटा हमारा अगर निकाल देंगे वो एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाता है, तो ये a के इक्वल आ जाता है। ये ही हमें निकालना है, तो a इक्वल टू टेन थीटा, ये a इक्वल टू स्लोप। तो हमें अगर स्लोप मिल गई तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। तो मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला जो एक्सिस है यहाँ से, और ये वाला एक्सिस, ठीक है, ये कितने के बराबर है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक। तो टाइम के रिस्पेक्ट अगर देखता हूँ, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो t के इक्वल है। ठीक है, टाइम के इक्वल है, यहाँ से और यहाँ तक, 0 से स्टार्ट हुआ और t तक गया। और ये वाली लेंथ की बात करता हूँ, तो मैं कितनी आती है, ये आती है हमारी फाइनल कितनी है, v, और u से स्टार्ट हुआ तो u से और v तक गया, तो ये वाली हमारी कितनी आ जाएगी, v माइनस का u आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो स्लोप होती है या फिर एक्सेलरेशन जो होगा स्लोप के इक्वल होगा, और स्लोप इज इक्वल टू हमें पता है कि y बाई एक्स होता है। y क्या है, ये वाला, तो y बाई एक्स लिख देता हूं मैं पहले, y बाई एक्स होता है। y क्या है, v माइनस का u, और डिवाइड बाई x हमारा कितना है, टाइम के इक्वल है। x हमारा मतलब कि हॉरिजेंटल जो लाइन है यहाँ पर, ये जो लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक, ये तो हमारा x हो गया, और y क्या हो गया, यहाँ से a पॉइंट से और b पॉइंट तक। तो x हमारा कितना है, t के इक्वल आ गया, टाइम के इक्वल आ गया। ठीक है, तो v माइनस का u डिवाइड बाई टी यहाँ से भी आ गया, और यहाँ से हमारी इक्वेशन अगर डराइव करता हो तो मैं क्या आती है, a इज इक्वल टू v माइनस का u डिवाइड बाई टी। अब इसी को आगे भी लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस का u, या फिर इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू u, इस तरफ गया तो ये प्लस में हो गया तो u, और ये ए टी भी पहले से था तो ए टी प्लस में। ठीक है, तो ये हमारी फिर से हमने फर्स्ट इक्वेशन को डराइव कर दिया, किससे, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से आपको क्या ध्यान रखना है, बस आपको एक चीज इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट एक्चुअली आपको याद रखना है, और वो कंसेप्ट है ये वाला। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा कंसेप्ट है जो कि हमें हमेशा याद रखना है। इसी कंसेप्ट से हमारा ये स्लोप अगर हम निकालेंगे तो ये v इक्वल टू यू प्लस का ए टी आ जाता है। अब आते हैं थर्ड मेथड पे, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड, इसको याद भी रखना है। इंटीग्रेशन मेथड क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से याद रहे कि इसमें इंटीग्रेशन की हमें जरूरत पड़ेगी।
अब हमें पता है कि जो चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमारा एक्सेलरेशन को देता है, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये तो हमें पता है। इससे हमें यहाँ पर निकालना है कि जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है इसी से ड्राइव करनी है हमें। अब मैंने बताया था कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, u हमारा इनिशियल है t इक्वल टू 0 पे, v इक्वल टू फाइनल है t इक्वल टू t टाइम पे, और ये फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से a एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, a क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ रहा है। तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये ही है हमारा स्टैंडर्ड जो कि काम आने वाला है। हमें पता है कि डी वी बाई डी टी जो होता है a के बराबर होता है, जो कि चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको मैं क्या करता हूँ, dv को तो इस तरफ रखता हूँ, dt को इस तरफ ले जाता हूँ, तो dv इक्वल टू a dt हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे लगा रहा हूँ, एक तो मैं dv का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ और एक dt का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो dv और dt में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, इसी बेसिस पे हम लिमिट भी रख देते हैं। dv क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u थी और कितने टाइम पे थी, dt का t इक्वल टू 0 पे था, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 रख देता हूँ। फाइनल टाइम यहाँ पर क्या हो गया, t हो गया, और उस समय हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। तो ये मैंने चेंज भी कर लिया यहाँ पर टाइम। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि जो हमारा v आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, u टू v, क्योंकि देखो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो v तक हो जाएगा, और u टू v हो जाएगा हमारा इनिशियल, और फाइनल हमारा जो लिमिट होगा वो रख दिया मैंने। और ये a तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब भी ये लागू होगा, और अगर नहीं हुआ तो इस कैलकुलेशन मेथड का फ़ायदा यही है कि अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी नहीं हुआ उस समय भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल में ऐसा नहीं होता है, और ना ही हमारा फर्स्ट वाला जो एल्जेब्रिक मेथड है उसमें यूज कर सकते हैं ऐसा। लेकिन इस वाले में हम ज़्यादा बेनिफिट हमें कहाँ पर मिलता है कि एक्सेलरेशन भी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो उस समय भी हमें फ़ायदा होगा, और इंटीग्रेशन करके हम वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को ध्यान रखना आपको हमेशा ही क्वेश्चंस में मदद करता है। तो ए हमारा कांस्टेंट मान के चल रहा है, उसी के लिए हम डराइव कर रहे हैं, तो 0 टू टी और डी टी। तो मैं 0 को हटा देता हूँ यहाँ पर अब, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम को टी ही लिख देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद ये टी आ जाएगा, डी टी का टी आ जाएगा, और ये कहाँ से लिमिट हो जाएगी, 0 से टी तक। अब जो लिमिट है उसको हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो अपर लिमिट क्या है, वी, और लोअर लिमिट क्या है, यू। तो वी रखा है इसकी जगह, और यू यहाँ पर फिर से रखा, तो यू माइनस का, सॉरी वी माइनस का यू आ गया। ठीक है, लिमिट रखने के बाद ए यहाँ पर कांस्टेंट है, और अपर लिमिट रखी टी, और यहाँ पर लोअर लिमिट रखी तो 0 हो गया। v माइनस यू इक्वल टू ए टी लिख दिया, और यहाँ से मेरा क्या निकल के आता है, v इज इक्वल टू यू, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का ए टी। ये था हमारा इंटीग्रेशन मेथड, जो कि बहुत कामयाब भी है। हर हमेशा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं भी हुआ तो भी हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ये कंसेप्ट लगेगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये वाला कंसेप्ट हमारा याद रखना है। ये मैंने डराइव कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, और ये वाला आपको हमेशा याद रखना है। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर 11th के बच्चे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ही कंसेप्ट है जो कि आपकी मदद करेगा आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे, कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन वहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। और आपको फर्स्ट मेथड जो कि एल्जेब्रिक मेथड, वहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारी न्यूटन्स की इक्वेशन यहाँ पर लागू होती है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा। आगे भी हम वीडियो लाने वाले हैं सेकंड और थर्ड, उसके भी तीन तीन मेथड होंगे, कैलकुलस मेथड, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये तीनों मेथड यहाँ पर होने वाले, क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी मेथड का यूज किया जा सकता है। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।